हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाज़ार पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का पेपर 2021 का। ठीक है। इससे पहले भी इससे पहले भी एक वीडियो में इसकी अपलोड कर चुका हूँ 27 सितंबर को, जिस टाइम पे ये पेपर आया था। ठीक है। उस टाइम पे इसका सॉल्यूशन बता नहीं पाए थे हम जल्दी जल्दी में। और उस वीडियो के नीचे कुछ लोग जो था कमेंट कर रहे थे कि ये जो पेपर है आपका फर्जी है, ये आपने प्रिंट करवाया है और यूपी बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दूं, ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड का ही पेपर है। ठीक है। इस पर सिग्नेचर भी हुए हैं, देखिएगा। और 27 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था। आप यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप टाइम टेबल देख सकते हैं। ठीक है। पेपर हुआ था या नहीं हुआ था। और यूपी बोर्ड ने जो था इस साल बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, मगर कुछ बच्चे जिन्हें प्रमोट में अपने नंबर कम लगे रहे थे, तो उन्होंने जो था दोबारा पेपर दिया है। और जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो गए थे एब्सेंट लगने के कारण, तो उन्होंने भी पेपर दिया है। ठीक है। और जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं उन्हें जो था हर साल पेपर देना पड़ता है ये, क्योंकि जब उनकी एज ओवर होती है तो वो पेपर देते हैं 10th क्लास का। तो उन्होंने भी पेपर दिया है ये। ठीक है। तो लगभग 20-25 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया है ये पूरी यूपी में। पेपर के बारे में देख देता हूँ मैं आपको। पेपर में जो पेजों की संख्या है वो है 20। पेपर का सेट है 825 IL। यूपी के मुरादाबाद जिले के जो आसपास के ज़िले हैं, संभल, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, वहाँ पे पेपर हुआ है। ठीक है। 2021 का पेपर है। पेपर जो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में, दोनों लैंग्वेजों में आपका पेपर आया है ये, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। और 2022 में भी जो पेपर आएगा आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पेपर का टाइम है 2 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगे शुरू में। 2 घंटे में आपको अपनी कॉपी लिखनी है। पेपर का पूर्णांक है, टोटल मार्क्स हैं 70 नंबर, 70 नंबर। ठीक है। और आपका जो पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है, खंड क और खंड ख में। ठीक है। खंड के आपका 35 नंबर का, खंड ख 35 का, 70 हो गए आपके। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, तो 100 नंबर आपके पूरे होंगे इस टाइप से। चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है सेकंड पेज पे आपके कुछ निर्देश दिए हैं इन्होंने। कौन सा प्रश्न आपका कितने नंबर का है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में थर्ड पेज पे भी यही है इनके बारे में। और यहाँ पे देखिएगा उसके नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है इन्होंने। जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती तो वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पेज आपका स्टार्ट है। और फोर्थ पेज पे भी आपके यही निर्देश हैं आपके। ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ पेज पे भी स्टार्टिंग में यही है। और यहाँ से आपका खंड का स्टार्ट है नीचे से। ठीक है। यहाँ से इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, खंड ए पार्ट ए का बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पे आपके। ठीक है। और आपका पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। आपका पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन है CR दास। फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है, आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। ठीक है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल महात्मा गांधी। आगे देखते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे आपका छठा पेज स्टार्ट है यहाँ से। और आपका जो पहला क्वेश्चन है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे। आनंद मठ आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ग है आपका शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन घ है आपका सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। आनंद मठ जो उपन्यास है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो आनंद मठ उपन्यास है इससे ही हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। ठीक है। जो हमारा राष्ट्रगीत है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वो आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। और इसके लेखक भी, वंदे मातरम के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। ठीक है। बांग्ला उपन्यासकार थे ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाल के। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था वो हमारा राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मनगढ़ हमारा राष्ट्रगान लिखा है। और राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना आपको।
उसके बाद में यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन के आपका 1920, ऑप्शन ख 1927, ऑप्शन ग 1929, ऑप्शन घ 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था गाइज वो चलाया गया था आपका 1930 में, ठीक है। मार्च 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के तहत जो था गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ, ठीक है, गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी पहुंचे थे, 240 किलोमीटर पैदल चल गए, ठीक है। और वहां पहुंचकर जो था गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। दांडी में समुद्र के किनारे उन्होंने वहां से अपने हाथ से नमक बनाया था, और जो था अंग्रेजों का जो नमक कानून था वो तोड़ा था इन्होंने, गांधी जी ने, ठीक है। तो इसे जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है 1930 में। यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट है आपका क्वेश्चन ये। उसके बाद में यहाँ से आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? ठीक है। ऑप्शन के आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन के खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन के सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन के भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जिसे गांधी जी ने नहीं चलाया था? ठीक है। तो असहयोग आंदोलन तो गांधी जी ने चलाया था हमारा, 1920 से 1922 तक चला था ये, ठीक है। कि इसमें जो था इसके तहत अंग्रेजों का सहयोग हमें नहीं करना है किसी भी उसमें, ठीक है, वर्ल्ड वार हो या कुछ भी हो। और सेकंड ऑप्शन है आपका खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को जो था वो अली भाई और शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसे हैंडल करा था। कई सारे वो थे इसके चीफ, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के। खिलाफत आंदोलन जो था एक्चुअली में वो इसलिए था जब हमारा 1914 से 1918 तक, ठीक है, 1914 से 1918 तक जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और उस वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार हुई थी, तो जर्मनी की तरफ से जो था तुर्की भी लड़ रहा था युद्ध में, ठीक है। तो जब जर्मनी की हार होती है तो जर्मनी को तोड़ दिया जाता है, मतलब कई हिस्से कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में जो था तुर्की को भी जो है कई सारे मतलब उसके पार्ट बना दिए जाते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, विवैत सब जो छोटी छोटी कंट्री हैं उसी के बाद में बनती हैं ये, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जो था इंडिया में हुआ था, इसलिए हुआ था ताकि जो अंग्रेज हैं, इंग्लैंड है और भी जो कंट्री हैं जो जीते थे, वो जो था तुर्की के कई हिस्से ना करें, तुर्की को बांटे ना, ठीक है। जो सल्तनत उस्मानिया थी उस टाइम पे, ओटोमन एम्पायर होते थे तुर्की के, उनका जो साम्राज्य है वो तिन्न भिन्न ना हो, इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था इंडिया में। और ये जो चलाया गया था आपका 1919 से 1922 के बीच में चलाया गया था ये, ठीक है। अली भाई, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसको हैंडल करा था। उसके बाद में है आपका गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका तो मैंने बताया था आपको अभी, मार्च 1930 में हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके तहत गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ 240 किलोमीटर साबरमती से दांडी चलकर पहुंचे थे, और वहां पे जाकर दांडी पहुंचकर इन्होंने जो था अपने हाथ से नमक बनाया था, जिसे, और उसके बाद में मतलब जब उन्होंने नमक बनाया तो अंग्रेजों का जो नमक कानून था वो टूट गया था, कुछ ऐसा कहा जाता है। और जो यात्रा थी साबरमती से दांडी तक की, तो उसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये गांधी जी ने ही हैंडल करा था, ये भी और असहयोग भी। उसके बाद में यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी ने हैंडल करा था 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने हैंडल नहीं करा था, ठीक है। उसके बाद में है आपका पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आपका पहला ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन ख है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन क्या है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उस राज्य का नाम बताना है आपको जो संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो है इन्होंने, ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, फिर 2019 में भी कुछ ऐसे ही आया था क्वेश्चन। ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो त्रिपुरा भी आपका पूर्ण राज्य है, मणिपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी। मगर जो जम्मू कश्मीर है वो तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ना इस टाइम पे। राइट आंसर तो इसका केंद्र शासित प्रदेश है, मगर इसमें जो है थोड़ा सा गलत टाइप करा है इन्होंने। क्वेश्चन आपका इस टाइप से होना चाहिए था कि कौन सा राज्य संघीय राज्य है, ठीक है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर
आंसर होता है, ठीक है। मगर आप भी अगर आप चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो सबसे अलग आपका जम्मू कश्मीर है, ये भी आपका पूर्ण राज्य है, ये भी और जम्मू कश्मीर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य है। तो ऑप्शन के आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट ए फेडरल स्टेट, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इसमें राइट आंसर है आपका। उसके बाद में हम आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? ऑप्शन क्या है? कार्यपालिका, ऑप्शन क्या है? नगर पालिका, ऑप्शन क्या है? न्यायपालिका, ऑप्शन क्या है? विधायिका। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका जो है वो शासन का अंग नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, विधायिका विधायिका जो है वो शासन का वो अंग होती है जिसमें जो है जो हमारे रूरल एरिए से जो विधायक और सांसद बैठ जीत के जाते हैं, तो वो जो है एक विधायिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। विधायिका जो है नए नियम और कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका विधि कानून या नियम बनाती है ये। और कार्यपालिका का जो काम होता है, कार्यपालिका में मंत्रीगण आते हैं, जो भी कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो है कार्यपालिका, ये विधायिका जो नियम कानून बनाएगी, उस नियम कानून को जो लागू करेगा वो कार्यपालिका लागू करेगी, ठीक है। विधायिका का काम विधिक नियम कानून बनाना है और कार्यपालिका का काम उसको लागू करना है, ठीक है। और न्यायपालिका जो है उसमें चेक करती रहती है कि उसमें गलत तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो पब्लिक के, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करे, ठीक है। और उसे जो है मतलब जो उसका उल्लंघन करेगा, जो कानून बनाए हैं विधायिका ने, अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका उसे सजा देगी, ठीक है। न्यायपालिका मतलब कोर्ट होता है ये, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, टाइप से। उसके बाद में आप देखिएगा नीचे से सातवां क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध किया हुआ कोई एक कारण लिखिए। तो 1789 में जो था फ्रांस में राजतंत्र ही था, ठीक है, राजतंत्र था, राजा होते थे, वही सब कुछ हैंडल करते थे। और इसका मतलब उसका विरोध क्यों हुआ, इसका कोई एक कारण लिखिए। तो राजतंत्र का विरोध 1789 में इसलिए हुआ था क्योंकि राजाओं ने जो था दोषपूर्ण शासन करना स्टार्ट कर दिया गया था। दोषपूर्ण मतलब बस वो अपना ऐशो आराम ही देखते थे, बाकी उन्हें जनता का कोई फिक्र नहीं था। और जो राजा थे वो एक तानाशाही के रूप में चेंज हो रहे थे, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं था कि हम जो है जनता की सेवा करने के लिए हैं। वो तो बस तानाशाही, उन्हें जो भी करना है, पब्लिक के हितों का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं है, ठीक है। तो ये दो रीजन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। एक हो जाएगा राजाओं का दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, और एक हो जाएगा तानाशाही व्यवस्था। उसके बाद में है आठवां क्वेश्चन आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक असमानता क्यों बढ़ती है, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो इसका एक तो हो जाएगा सरकार का पूंजीपतियों को सहयोग, ठीक है। सरकार जब पूंजीपतियों को सहयोग करेगी, आर्थिक असमानता का मतलब है आय की असमानता। पब्लिक के बीच में लोकतांत्रिक जब शासन व्यवस्था होगी तो वहाँ पे पब्लिक की आय के बीच में असमानता क्यों है, जो गरीब हैं, मतलब कुछ तो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ मीडियम हैं, बहुत ज़्यादा असमानता है, कोई 2 रुपये कमा रहा है, कोई 1000 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये। तो इस टाइप से पूछना चाह रहा है ये। एक्चुअली में लोकतांत्रिक के अलावा भी अगर राजतंत्र हो या तानाशाही हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे आर्थिक असमानता तो होती ही है हर कंट्री में, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों बढ़ती है ये, तो इसका यही कारण है, सरकार जो है पूंजीपतियों को सहयोग करती है और लगातार जो है करोड़पतियों या अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और एक रीजन हो जाएगा इसका निजी संपत्ति, और फोर्थ हो जाएगा इसका उत्तराधिकारियों का नियम। जब बाप मरेगा तो उसका जो पैसा है वो बेटे के अंडर में जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका रीजन है आर्थिक असमानता का। उसके बाद में है नवा आपका, लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो का उल्लेख लिखिए। तो इसमें हो जाएगा भारत, अगर हम भारत को लेकर चलें तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे संप्रदायवाद और जातिवाद, गरीबी, क्षेत्रवाद, हिंसा, अशिक्षा। तो ये सब चुनौतियां ही हैं, ठीक है, देश के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हैं यहाँ से, इटली के एकीकरण के बारे में। तो ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, आप लोग इन्हें जो है बुक से भी आप देख सकते हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं यहाँ पे आपके, तो आप लोग इन्हें भी बुक से देख लीजिएगा, काफ़ी बड़े बड़े हैं। अगर इन्हें समझाएंगे तो वीडियो 1 घंटे की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था
तो वो हुआ था आपका अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सेकंड है आपका, ये जो है आपके मानचित्र वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, आधा नंबर मिलेगा आपको अपनी कॉपी में लिखने का इनको, जगह का नाम, और आपको आधा नंबर मिलेगा इसका मैप मिलेगा वहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में। आधा नंबर मिलेगा आपको मैप में दर्शाने का, और आधा नंबर अपनी कॉपी में इसका नाम लिखने, जगह का नाम लिखने का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो वह हुई थी आपकी अमृतसर पंजाब में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। जो जनरल डायर था उसने जलियांवाला बाग में अत्याधुंध, मतलब अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी। उसके बाद में थर्ड है आपका, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह हुआ था आपका नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। फोर्थ है आपका, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वह हुआ था आपका लाहौर में 1929 में। और जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव लाहौर में पारित हुआ था 1929 में। इसमें आपको क्वेश्चन में केवल आपको जगह का नाम नोट करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस नॉलेज बता रहा हूँ इसके बारे में। उसके बाद में पांचवा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया था, तो मैंने बताया है आपको ये अभी, दांडी में। ठीक है, गांधी जी साबरमती से दांडी तक गए थे, 240 किलोमीटर चल के गए थे लगभग। ठीक है, 240 किलोमीटर चल के गए थे 78 सहयोगियों के साथ मार्च 1930 में। तो इसी जो था दांडी यात्रा कहा गया था। दांडी में गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया था। दांडी आपको नोट करना है, दांडी जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है देखिएगा, यहाँ पे जो है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है ये जो ऑफ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये भी, जो आपके भी पिछले वाले पेज पे थे वही क्वेश्चन है ये। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, जिनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, या अंधे हैं, या जिन्हें कम दिखाई देता है, तो वो जो है केवल जगह जगह का नाम ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जगह का नाम लिखने का उनको 1 नंबर मिलेगा, उन्हें जो है मैप में नहीं दर्शाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे करना है उनको, सेम क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में है, और यहाँ से आपका खंड ख आपका स्टार्ट होता है। आपका पहला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन क्या, लाल, ऑप्शन क्या काला, ऑप्शन क्या पीला, ऑप्शन क्या भूरा। लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो वो होता है लाल। ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। द कलर ऑफ लैटेराइट सोल इज ब्लैक, रेड, रेड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट रेड। उसके बाद में देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है, उस फसल का नाम बताइए जो काली मिट्टी में उगाई जाती है, प्रमुख मुख्य। ठीक है, ऑप्शन क्या है, गेहूं, ऑप्शन क्या है कपास, ऑप्शन क्या है मक्का, ऑप्शन क्या है बाजरा। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल, तो वो है आपकी कपास। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा 17वां क्वेश्चन, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन क्या असम, ऑप्शन क्या केरल, ऑप्शन क्या तमिलनाडु, ऑप्शन क्या पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है? तो वो है आपका असम। ठीक है, ऑप्शन क्या असम। आगे देखिएगा 18वां क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या 24 मार्च, ऑप्शन क्या 24 मई, ऑप्शन क्या 24 सितंबर, ऑप्शन क्या 24 दिसंबर। उपभोक्ता दिवस तो वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर। ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ से 19वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। ऑप्शन क्या वाशिंगटन में, ऑप्शन क्या लंदन में, ऑप्शन क्या टोक्यो में, ऑप्शन क्या है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो वो है आपका जेनेवा में। ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, वाशिंगटन हो सकता है, मुझे थोड़ा सा ध्यान से हटता है, तो आप लोग इसे गूगल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो बन रही है। वाशिंगटन जेनेवा, ज़्यादा चांस वाशिंगटन के हैं, बाकी ज़्यादा चांस जेनेवा के हैं, वाशिंगटन भी आंसर हो सकता है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा इसे और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए कन्फ्यूजन रह गया इसमें। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? ऑप्शन क्या है रेलवे, ऑप्शन क्या है डाकघर, ऑप्शन क्या है सेल, ऑप्शन क्या है टिस्को।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिस्को। ऑप्शन क्या है, टिस्को इसका राइट आंसर है। टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद में यहाँ से आपके अतिलक उत्तरे प्रश्न स्टार्ट हैं, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं सॉल्व। वन वन एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। यहाँ से आपका 16वां पेज स्टार्ट है। किन्हीं दो महत्वपूर्ण पेय पदार्थों के नाम लिखिए। विदेशी व्यापार का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? उपभोक्ता का शोषण रोकने के कोई दो उपाय बताइएगा। प्राकृतिक संसाधनों की तीन विशेषताएं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपके इंग्लिश में है ये। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव बताइएगा। तो ये जो है आप लोग पढ़ सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो मैं पेपर दिखा देता हूँ आपको। अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मानचित्र वाले क्वेश्चन हैं आपके ये। चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका किरसड़ा गोदावरी क्षेत्र। ठीक है, किरसड़ा गोदावरी के जो बीच का क्षेत्र है वो चावल उत्पादन के लिए फेमस है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय में जगह है, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, मगर मेघालय है राज्य का नाम। भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बना हुआ है पंजाब में। पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। उत्तराखंड के किसी एक पर्यटक केंद्र का नाम बताइए, तो इसमें लिख सकते हैं आप कुछ भी, नैनीताल भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, नैनीताल। और यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में है ये। तो गाइस बस इतना ही था पेपर में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।